चलिए जी, वेलकम अगेन। तो हम लोग बात कर रहे थे फोर्थ पॉइंट की, फुलफिल सच अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड सीबीडीटी। सीबीडी ने इसके रिगार्डिंग ना एक नोटिफिकेशन इशू करा। नोटिफिकेशन का नंबर था 37/2002 डेटेड 21/4/2022, इंसर्टेड रूल 12AB। 12AB एक रूल बनाया गया। उस रूल में और भी कुछ बातें लिखी गई। उसमें बताया गया कि अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं, 12 रूल 12AB की कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो भी एसएससी, तो भी पर्सन को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंगली द सीबीडीटी हैज वाइड नोटिफिकेशन नंबर 37/2022 डेटेड 21/4/2022 इंसर्टेड रूल 12AB, inserted rule 12AB to provide the condition for furnishing return of income in respect of person other than firm and company। अदर देन फर्म एंड कंपनी क्यों? क्योंकि उसमें तो सबको उन्होंने हर कंडीशन में फाइल करनी ही पड़ेगी। इन टर्म ऑफ क्लॉज 4, ये वाली, ऑफ 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) शैल बी द फॉलोइंग नेमली। देखिए कहता है कि अगर आपका सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट बिजनेस का एक्सीड करता है 60 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो रूल 12AB में बताया गया कि कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा। उसमें पहली कंडीशन थी कि अगर आपके बिजनेस में 60 लाख से ज्यादा, एक्सीड 60 लाख, 60 लाख से ज्यादा सेल, ग्रॉस रिसिप्ट, टर्नओवर वगैरह हो जाता है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट, अगर आप प्रोफेशन में हैं और आपकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। भैया अगर बिजनेस करते हो, सेल टर्नओवर वगैरह 60 लाख से ज़्यादा है, रिटर्न फाइल करो। प्रोफेशन में हो, ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज़्यादा है, रिटर्न फाइल करो। अगर आपका टीडीएस या टीसीएस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25,000 या उससे ज़्यादा कटा है, 25,000 और मोर, अगर टीडीएस या टीसीएस 25,000 या उससे ज़्यादा का कटा हुआ है, तो भी अब रिटर्न फाइल करो। सीनियर सिटीजन के केस में 25,000 ने अगर 50,000 टीडीएस या टीसीएस कटा है या उससे ज़्यादा कटा है, तो रिटर्न फाइल करो। देखिए मैंने पहले बताया था, गवर्नमेंट रिटर्न फाइल करने के एक्सपेंशन कर रही है, मतलब वो हर केस में चाह रही है कि भाई इंसान, पर्सन जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न फाइलिंग हो, ताकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो पाए। तो अगर टीडीएस या टीसीएस 25,000 और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 या उससे ज़्यादा, 25,000 या उससे ज़्यादा का टीडीएस टीसीएस कटा है अगर आपका, तो आप रिटर्न फाइल करो। अगर आपने एक या ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा जमा कराए हुए हैं, द डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन इन एग्रीगेट इज 50 लाख और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 50 लाख से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कराया हुआ है, तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें हमने जैसे पढ़ा था ना, बैंकिंग कंपनी, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने 2, 3, 4, 5 बैंकों में अलग अलग अकाउंट खोले हुए हैं, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग बैंकों में अकाउंट खोले गए हैं, और अगर आपका एग्रीगेट 50 लाख या उससे ज़्यादा का हो रहा है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो रूल 12AB में 4 कंडीशन क्या है? बिजनेस करते हो, 60 लाख या उससे ज़्यादा का टर्नओवर, ग्रॉस सेल टर्नओवर है, रिटर्न फाइल करो। प्रोफेशन में 10 लाख से ज़्यादा का आपका जो है ग्रॉस रिसीट वगैरह है, रिटर्न फाइल करो। 25,000 या उससे ज़्यादा, 50,000 या उससे ज़्यादा सीनियर सिटीजन के केस में टीडीएस टीसीएस कटा है, रिटर्न फाइल करो। बैंक अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा एग्रीगेट में जमा करा है पैसा, रिटर्न फाइल करो। तो 12AB में ये भी कंडीशन बताया गया, भाई इस कंडीशन में भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात और करते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम हैं, इनकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख है। ये ओल्ड
रिजीम में टैक्स पे करते हैं, 50 साल इनकी एज है, ठीक है। ओल्ड रिजीम में टैक्स पे करते हैं और 50 साल इनकी एज है। इनकी ग्रॉस टोटल इनकम है 5 लाख रुपए। इन्होंने कुछ LIC वगैरह कर रखी थी जिसकी 80C में डिडक्शन मिल जाती है। मान लीजिए इनकी 1.5 लाख रुपए की LIC थी। एक काम करते हैं, इसको 5 लाख नहीं, इसको हम कर लेते हैं 3 लाख, ठीक है। 80C में इनकी कुछ LICs वगैरह थी, इन्होंने LIC की डिडक्शन ली और 1,50,000 इनकी टैक्सेबल इनकम आ गई, ठीक है। मिस्टर राम है जो ओल्ड रिजिम में मतलब इनकी एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होगी, 2.5 लाख रुपए। 50 साल इनकी एज है, 2.5 लाख रुपए इनकी एग्जेम्पशन होगी। 3 लाख इनकी इनकम थी, 80C में इन्होंने डिडक्शन ले ली, इन्होंने LIC वगैरह करा रखी थी, उन्होंने उसकी इन्होंने डिडक्शन ले ली 1.5 लाख रुपए की और 1.5 लाख इनकी टैक्सेबल इनकम आ गई। और ये कहते हैं कि भैया देखिए प्रोविजन में लिखा है कि मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर मेरी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, भाई 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट ही है, 2.5 लाख तो एग्जेम्प्ट ही है, मेरी इनकम तो 1.5 लाख ही है, मतलब 2.5 लाख से कम ही है, तो मैं रिटर्न फाइल क्यों करूं। मेरी इनकम देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो 1.5 लाख रुपए है, और आप कह रहे हो कि 2.5 लाख से ज्यादा होगी, जो 139(1) कहता है 2.5 लाख से ज्यादा होगी, 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, तब आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो मैं रिटर्न फाइल क्यों करूं। एसओ का इलाज करने के लिए एक प्रोविजो आया, 6 प्रोविजो। क्या कहता है देखिए, या एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मिस्टर श्याम है, मिस्टर श्याम है ओल्ड रिजीम में, 50 ईयर्स एज है, इनको कुछ कैपिटल गेन हुए, मान लीजिए 10 लाख रुपए के, और इन्होंने सेक्शन 54 की एग्जम्पशन ले ली। सेक्शन 54 आपने पढ़ा होगा कैपिटल गेन में, कि कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दो अगर आप प्रॉपर्टी में तो आपको एग्जम्प्ट हो जाता है कैपिटल गेन। और इन्होंने 54 सेक्शन 54 की एग्जम्पशन ले ली, 10 लाख रुपए ने इन्वेस्ट कर दिए और सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग 10 लाख की इनको एग्जम्पशन मिल गई, तो इनकी जो टैक्सेबल इनकम हुई वो हो गई निल, ठीक है। मिस्टर राम के केस में ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख थी, 1.5 लाख के 80C डिडक्शन ले लिए, 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम आई। मिस्टर श्याम के केस में कैपिटल गेन इन्हें हुआ था 10 लाख रुपए, इन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सेक्शन 54 की डिडक्शन मिल गई, 10 लाख रुपए के 10 लाख रुपए ने री-इन्वेस्ट कर दिया, सेक्शन 54 में इनको डिडक्शन मिल गई, टैक्सेबल इनकम आ गई निल। अब इन दोनों का कहना है कि भैया हमारी इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो हम रिटर्न फाइल क्यों करें। तो ऐसा को ट्रीटमेंट करने के लिए एक प्रोवाइजो डाला, 6 प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1). कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन BOI, इसमें BOI भी ऐड कर लेना, फाइलिंग ऑफ, अच्छा अब इसमें कंपनी और फर्म नहीं है, इसमें कंपनी और फर्म नहीं है, क्यों, कंपनी फर्म को तो रिटर्न फाइल करनी ही है, हर हालत में करनी है। एग्जेम्पशन तो किसको थी, मतलब जो लिमिट थी 2.5 लाख 3 लाख वाली लिमिट थी वो इनके लिए है ना वो लिमिट। तो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी कंपल्सरी इफ देयर टोटल इनकम विदाउट गिविंग अफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, GA, GB और चैप्टर 6 से रिलेटिंग टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U एक्सीड द मैक्सिमम विच इज नॉट चार्ज टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपकी जो टैक्सेबल इनकम हमें देखने है विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, वो हमें इन डिडक्शन से पहले की देखनी है, मतलब चैप्टर 6A की डिडक्शन से पहले देखनी है। चैप्टर A6 में कौन से सेक्शंस कवर अप होते हैं, 80C से 80U, 80C से 80U में जो आपको डिडक्शन मिलती है, इन डिडक्शन से पहले
प्लस कैपिटल गेन में जो डिडक्शन मिलती है सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB, इनकी डिडक्शन देने से पहले आपकी इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है, ये डिडक्शन देने से पहले आपकी इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे वाले केस में अगर ये 1.5 लाख रुपए यहां से मैं डिडक्ट नहीं करूं तो इसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? 3 लाख। क्या ये टैक्सेबल है? भाई एग्जम्पशन में 2.5 लाख है, इनकी है 3 लाख। क्या रिटर्न फाइल होंगी? यस, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इस वाले केस में कैपिटल गेन है 10 लाख रुपए, सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन नहीं देनी हमें। हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पशन सेक्शन 54, 54B, जी जो भी अब दुनिया भर के सेक्शन है उनकी डिडक्शन देने से पहले अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो क्या दोनों केस में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? जी, दोनों केस में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कह रही है कि साहब देखिए, आप 80C में डिडक्शन ले लीजिए, चाहे सेक्शन 54 या बाकी जो और सेक्शन उनमें डिडक्शन ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रिटर्न ही नहीं फाइल करोगे, लेकिन आप अगर रिटर्न ही फाइल नहीं करोगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपने जो डिडक्शन क्लेम करी है वो सही भी है या गलत है? उसके लिए तो जरूरी है कि आप हमें पहले रिटर्न फाइल करो। आप हमें बताओ कि आपने 80C में क्या क्लेम करा है। आप हमें बताओ कि आपने सेक्शन 54, 54 EC, GA में क्या क्लेम करा है। आप हमें बताओ तो सही पहले। तो अगर इन डिडक्शन देने के बाद आपकी इनकम कम हो रही है जो टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। आप इन डिडक्शन से पहले की इनकम बताओ। अगर वो एग्जम्पशन लिमिट से कम है, एग्जम्पशन लिमिट तक है, तो रिटर्न मत फाइल करो। लेकिन अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है? अच्छा, अब इसमें ना एक छोटी सी बात है। मान लीजिए मिस्टर बबलू, जिनके कैपिटल गेन थे कुछ 50 लाख के, ठीक है? एक सेक्शन होता है सेक्शन 54EE, जो कहता है कि अगर आप स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट करो तो जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे मैक्सिमम 50 लाख, वो आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। तो इन्होंने सेक्शन 50EE की एग्जामिशन क्लेम करी है। इन्होंने कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करा जो सेक्शन 54EE में स्पेसिफाई करे गए हैं। मैक्सिमम एग्जामिशन 50 लाख रुपए होती है। तो इन्होंने सेक्शन 50EE के तहत वो एग्जामिशन क्लेम करी और 50 लाख की एग्जामिशन ले ली और टैक्सेबल इनकम हो गई निल। टैक्सेबल इनकम हो गई निल। सेक्शन 54 में स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया 50 लाख रुपए का, 50 लाख का कैपिटल गेन था, टैक्सेबल इनकम हो गई निल। क्या रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? हमने क्या अभी बात पड़ी थी कि साहब ये वाली जो डिडक्शंस है ना, ये वाली जो डिडक्शंस है, सॉरी 4EE, हमने अभी बात पड़ी थी कि साहब ये वाली जो डिडक्शंस हैं, इन डिडक्शन से पहले अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप रिटर्न फाइल में, लेकिन अगर इस डिडक्शन से पहले टैक्सेबल है तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। हमारे वाले केस में भी ये 50 लाख इनकम है, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? नो। रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लॉ बनाते वक्त कोई चीज छूट गई लॉ मेकर से। देखिए यहां पे कौन कौन से सेक्शंस कवर हैं? सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GG, 54GA, 54GB। लेकिन एक सेक्शन होता है 54EE, वो EE 54EE यहां पे मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 54EE की डिडक्शन क्लेम करते हो उसके बाद आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो इन सेक्शंस में
54EE मिस है, इसलिए 54EE की डिडक्शन पे ये चीज सिक्स्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी चैप्टर 6 के सेक्शन 80C से 80U में डिडक्शन और कैपिटल गेन में 54B D E C F G G A G GB पे भी सिक्स प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, ये बात समझ गए। अब दूसरी बात ये है, मान लीजिए मेरी इनकम मिस्टर रोहित की टोटल इनकम 2,20,000 है। मिस्टर रोहित की टोटल इनकम 2,20,000 है। क्या मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत है? और मान के चल रहा हूं कि मैंने कोई एक्सपेंडिचर नहीं करा 2 लाख से ज्यादा, मेरे पास कोई 1 करोड़ में से ज्यादा मैंने करंट अकाउंट में जमा नहीं करे, 1 लाख रुपए बिजली का बिल नहीं है, बिजनेस में मेरी 60 लाख की से या उससे ज़्यादा की सेल नहीं है, ग्रॉस प्रोफेशन में मेरा 10 लाख उससे ज़्यादा का कोई रिसिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, सिर्फ मेरी टोटल इनकम 2,20,000 रुपये। क्या मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है? नहीं भाई। 115 BAC में 3 लाख तक इनकम एग्जाम्प्ट है, ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख तक की मेरी इनकम एग्जाम्प्ट है, मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं रिटर्न फाइल करूँ, मैं तो भैया रिटर्न फाइल करूँगा। तो क्या मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूं उस केस में जब मैं लीगली बाउंड नहीं है रिटर्न फाइल करने के लिए? क्या मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूं जब मैं लीगली बाउंड नहीं हूं रिटर्न फाइल करने के लिए? आंसर इज यस। कि आप पे हो सकता है रिटर्न फाइल करने की ऑब्लिगेशंस ना हो, लॉ के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एसएससी चाहे तो रिटर्न फाइल कर सकता है। ऑल्दो it is mandatory to file return of income only when the total income exceeds the maximum exemption limit, but the law does not prohibit the assessee to file return of income even if his total income does not exceed the maximum exemption limit। क्या हमने सेक्शन 139(1) के अंतर्गत कहीं यह पढ़ा है कि सेक्शन 139 प्रोहिबिट कर रहा है? क्या हमने ऐसा कोई लॉ पढ़ा है जहां पर मनाही ही है रिटर्न फाइल करने की? हमने अभी तक लॉ पढ़ा है कि रिटर्न फाइल करो, हमने ये नहीं पढ़ा कि रिटर्न फाइल मत करो। लॉ कहीं पे भी प्रोहिबिट नहीं कर रहा रिटर्न फाइल करने के लिए कि भैया आपको नहीं करनी रिटर्न फाइल। हम बता रहे हैं कि आपको इस केस में तो रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी, बाकी केस में जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है ना आप रिटर्न फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि ऑल्दो इट इज नॉट मैंडेटरी, ऑल्दो इट इज मैंडेटरी to file return of income only when the total income exceeds the maximum amount exemption limit, but law does not prohibit the assessee to file a return of income even if his total income does not exceed the maximum exemption limit। ठीक है जी, तो ये भी आपकी बात हो गई कंप्लीट। अब जरा हम और आगे चलते हैं। अब हम जरा चलते हैं और आगे। देखिए, resident person to file return of income in certain cases even though not required otherwise। देखिए यहां पे वर्ड लिखा है रेजिडेंट पर्सन, सिर्फ किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए। और रेजिडेंट भी कौन से? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट भी कौन से? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कहा गया है कि भैया आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपको कहीं और नहीं बताया गया रिटर्न फाइल करनी, लेकिन इस प्रोविजन में फोर्थ प्रोवाइजो, हमने 7th प्रोवाइजो पढ़ा, हमने 6th प्रोवाइजो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 4th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1). 4th प्रोवाइजो क्या कहता है? 4th प्रोवाइजो को पढ़ने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका है, इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल है वो, उसको समझेंगे, उसके बाद आपको शायद 4th और 5th प्रोवाइजो दोनों समझ में आ जाएगा। हाँ जी,
तो हम बात कर रहे थे फोर्थ प्रोवाइजो की। अब जैसा कि मैंने कहा, फोर्थ प्रोवाइजो को समझने के लिए ना आपको मुझे कुछ एग्जाम्पल समझाने पड़ेंगे, तब आपको फोर्थ प्रोवाइजो समझ में आएगा। फोर्थ और फिफ्थ दोनों, फोर्थ और फिफ्थ, कुछ मैं रियलिस्टिक एग्जाम्पल लूंगा, उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आपको फोर्थ और फिफ्थ प्रोवाइजो समझ में आएगा। देखिए, फोर्थ और फिफ्थ प्रोवाइजो लाने का सबसे बड़ा कारण था उन लोगों से रिटर्न फाइल कराना जिनकी असेट इंडिया से बाहर है, जो इंडिया में ट्रांजैक्शन नहीं करते, हवाला वाला के थ्रू पैसा पहुंचवा दिया, असेट खरीद ली, इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं हो पाई और इंडिया से बाहर अपनी असेट बना के रखी हुई है। तो ये प्रोवाइजो लाया गया था मिस्टर अरुण जेटली के द्वारा काफी पहले, और इसमें किस तरह से उन्होंने क्या दिमाग लगा के इस फोर्थ प्रोवाइजो और फिफ्थ प्रोवाइजो के बारे में बात करी, वो जरा हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या लिखा है वहां पे, लैंग्वेज लॉ की क्या लिखी हुई है वो बाद में देख लेंगे, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन थे मिस्टर केतन पारिक, केतन पारिक, आराम से जरा इसको समझना थोड़ा ध्यान से। केतन पारिक, ठीक है, इन्होंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड गिफ्ट करी, एग्रीकल्चर लैंड गिफ्ट करी ऑफ रुपीज, मतलब गिफ्ट करी उन्होंने, जिसकी वैल्यू थी ₹2 करोड़, और ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी, ऐसे लिख लेते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी, इन्होंने गिफ्ट करा मदर ऑफ मिस्टर धर्मवीर, जो कि मुंबई में रहती थी। पहले इतनी बात समझ लेते हैं। एक थे जनाब मिस्टर केतन पारिक, उन्होंने अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड गिफ्ट करी मिस्टर धर्मवीर की माताजी को, जो कि मुंबई में रहती थी, और उस लैंड की वैल्यू थी 20 करोड़। अब आपने अदर सोर्स में एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 56(2)(10), वो कहता है गिफ्ट का सेक्शन है, अगर कोई इंसान किसी को गिफ्ट देता है तो सेक्शन 56(2)(10) में टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन यहां पर सेक्शन 56(2)(10) नहीं लग सकता धर्मवीर की माताजी के हाथ में। क्यों? क्योंकि 56(2)(10) तब लगता जब गिफ्ट में मिली हुई एसेट कैपिटल एसेट हो। अब धर्मवीर की माताजी को जो लैंड मिली है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती है, तो सेक्शन 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अदरवाइज इनके हाथ में 20 करोड़ टैक्सेबल हो जाते, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है 56(2)(10) एप्लीकेबल हो नहीं सकता। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। केतन पारिक ने धर्मवीर जी की माताजी को, जो कि मुंबई में रहती थी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी जिसकी वैल्यू थी 20 करोड़ रुपए। मिस्टर धर्मवीर जो कि दुबई में रहते हैं, दुबई के रेजिडेंट हैं, इन्होंने एक हाउस खरीदा 20 करोड़ रुपए का, इन्होंने एक हाउस खरीदा 20 करोड़ रुपए का, और उस हाउस की पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी केतन पारिक के नाम। उस पावर अटॉर्नी के अंतर्गत मिस्टर केतन पारिक उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, प्लस
ये भी पावर ऑफ अटॉर्नी में मेंशन कर दिया गया कि आफ्टर 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर्स, या एक काम करो उसको छोड़ दो, इतनी बात लिख समझते हैं। तो केतन पारिख ने मिस्टर धर्मवीर की माताजी को, जो कि मुंबई में रहती थी, उनको एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो कि 20 करोड़ रुपए की थी वो गिफ्ट करी। मिस्टर धर्मवीर जो कि दुबई में रहते थे, उन्होंने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी दुबई में 20 करोड़ रुपए की, और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी केतन पारिख के नाम। धर्मवीर जी की माताजी पे वो जो 20 करोड़ की जमीन मिली थी एज अ गिफ्ट, वो टैक्सेबल हो जाती सेक्शन 56(2)(10) के अंतर्गत। लेकिन प्रॉब्लम यह है 56(2)(10) कैपिटल उन पे लगता है जो कैपिटल एसेट हो। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती, तो सेक्शन 56(2)(10) भी नहीं लग सकता। अब देखिए कितना बढ़िया काम हुआ है। केतन पारिख ने 20 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड दी है, ठीक बात है। क्या वो ये कहेगा कि भाई मैंने एग्रीकल्चर लैंड दे दी उनको, लेकिन मैं रिटर्न फाइल क्यों करूं, क्योंकि मेरी इनकम तो कुछ भी नहीं है। मैं रिटर्न फाइल क्यों करूं, मैंने तो 20 करोड़ रुपए की उनको फ्री में एक जमीन दे दी है, मेरा मन था उनको देने का। लेकिन उसने जो जमीन दी उसका एक्चुअली में उसका मोटिव क्या था, वो उसका मोटिव ये था कि उसको दुबई में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई इनडायरेक्टली। उसने इंडिया में मुंबई में 20 करोड़ की जमीन दी, लेकिन वो इनडायरेक्टली घूम के उसको दुबई में प्रॉपर्टी मिल गई है 20 करोड़ रुपए की। अब केतन पारिख, क्या दुबई में जो प्रॉपर्टी है इस पर इनका हक है? क्यों? क्योंकि पावर अटॉर्नी है, प्लस 10 साल बाद ऐसा भी है कंडीशन कि 10 साल बाद ये पावर अटॉर्नी खत्म होके केतन पारिख ही इसके ओनर हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी के। ऐसे एग्रीमेंट बनाया मिस्टर धर्मवीर ने कि 10 साल बाद, अभी तो मैंने उनको लीज पे दे दिया है या ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, या उसको मैंने पूरी पावर दे दी किसी भी तरह से, हर तरह से उस प्रॉपर्टी को यूज करे, कैसे भी लीज पे दे दे, और 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी केतन पारिख के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है इंडिया में रिटर्न फाइल करने की, अगर नॉर्मल प्रोविजन ही देखा जाए तो। भाई मैं तो कह दूंगा कि मैंने, कैसे पकड़ोगे कि दुबई में उसके नाम प्रॉपर्टी है, पकड़ नहीं सकते ना उसको। तो यहां पर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जेटली साहब ने कुछ प्रोविजन लेके आए, एक फोर्थ प्रोवाइजो लेके आए। उन्होंने लिखा यहां पर कि एनी पर्सन बीइंग अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई पर्सन जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एज पर सेक्शन 66, जो हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और सेक्शन 139(1) के तहत रिटर्न फाइल नहीं करता है। अगर सेक्शन 139(1) के अंतर्गत वो रिटर्न फाइल कर देता तो क्या मुझे फोर्थ प्रोवाइजो लाने की जरूरत होती? नहीं साहब। भाई मेरा मोटिव तो ये है कि फोर्थ प्रोवाइजो इसलिए लेके आया हूं कि भैया अब रिटर्न फाइल नहीं करी थी आपने, तो अगर आप ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसमें रिटर्न फाइल करो। हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसमें रिटर्न फाइल करो। आप 139(1) में आपने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, इसलिए हम ये फोर्थ प्रोवाइजो लेके आए हैं। Who is not required to furnish a return under section 139(1) and who during the previous year, अब जरा ध्यान से देखिए, holds as a beneficial owner or otherwise any asset including any financial interest in any entity located outside India or has any signing authority in any account located outside India। अब हमारे वाले केस में क्या केतन पारिख बेनिफिशियल ओनर है उस असेट का जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया? क्या केतन पारिख, पावर अटॉर्नी किसके नाम है? अल्टीमेटली प्रॉपर्टी को यूज कौन कर रहा है? लीज पे दे के उसका पैसा कौन कमा रहा है? केतन पारिख। तो बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ? केतन पारिख। तो अगर कोई असेसी, अगर कोई पर्सन जिसने सेक्शन 139(1) के तहत रिटर्न फाइल नहीं करी है और बेनिफिशियल ओनर है किसी ऐसी असेट का जो कि इंडिया से बाहर है और वो उसका बेनिफिशियल ओनर है, तो भैया उसको इंडिया में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसको इंडिया में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। हमारे वाले एग्जाम्पल में भी क्या केतन पारिख बेनिफिशियल ओनर था? बिल्कुल साहब, इस हाउस का वो बेनिफिशियल ओनर ही है, पूरा मजे ले रहा है उस प्रॉपर्टी का, इनकम भी कमा रहा है, तो आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी।
ठीक बात है। अच्छा, इसमें अब एक बात लिखिए, इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, मतलब कि अगर आपकी असेट है या फिर आपका इंडिया से बाहर किसी कंपनी में आपके शेयर्स वगैरह, आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। लोकेटेड आउट इन इंडिया, या फिर आपके किसी अकाउंट है इंडिया से बाहर जिसमें आपके पास साइनिंग अथॉरिटी है। इंडिया से बाहर कोई अकाउंट है जहां पे आप साइन वगैरह करते हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन, आप रजिस्टर्ड हो वहां पर, उस केस में भी आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन हमारा यहां पर यह आता है, कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि उसका इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी है। अब केतन पारेख की दुबई में प्रॉपर्टी है, सरकार को कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसने देखिए कोई ट्रांजैक्शन तो करी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि उसने धर्मवीर को दुबई में पैसा भिजवाया हो, ऐसा भी नहीं करा। उसने तो सिंपल उसकी माताजी को प्रॉपर्टी दे दी 20 करोड़ रुपए की, और धर्मवीर ने उसके नाम पे प्रॉपर्टी ले ली। कोई ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? हो सकता है गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा, लेकिन जिस दिन पता चलेगा कि केतन पारेख ने अपनी ट्रांजैक्शन को सिर्फ घुमाया है और दुबई में एक प्रॉपर्टी अपने नाम पे ली है, या उसके नाम पर एक प्रॉपर्टी है और उसने बदले में यहां पर इस तरह से ट्रांजैक्शन घुमाया है, तो एक एक्ट होता है जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं द ब्लैक मनी एक्ट। इस एक्ट में इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है ना, इतनी पेनल्टीज हैं, इतनी प्रोसिक्यूशंस है कि आदमी फिर पागल ही हो जाएगा। जिस दिन सरकार को पता चल गया कि केतन पारेख ने इस तरह से ट्रांजैक्शन को घुमा के बाहर कोई प्रॉपर्टी मेंटेन करी हुई है और उसने इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो उस पर एप्लीकेबल होगा द ब्लैक मनी एक्ट। और इस एक्ट इतना स्ट्रिक्ट है कि आपने जितने साल रिटर्न फाइल नहीं करी हैं, उतने साल आपको हर साल 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। बाकी और भी इंटरेस्ट दुनिया भर की, जेल वेल दुनिया भर की हो सकती है, लेकिन ये बड़े सिंपल सा है कि 10 लाख तो अब मान के चलो हर साल आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे जितने साल आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ प्रोवाइजो के अंदर हमने पहला पॉइंट समझा कि अगर कोई पर्सन जो बेनिफिशियल ओनर है किसी ऐसी एसेट का जो इंडिया से बाहर लोकेटेड है, या किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका किसी एंटिटी में, या उसकी कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी अकाउंट में जो कि इंडिया से बाहर लोकेट होता है, तो उस केस में उसको रिटर्न फाइल करना आवश्यक हो जाता है। उस केस में उसको रिटर्न फाइल करना आवश्यक हो जाता है। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा केस देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मिस्टर थे, जयेश मेहता, सब रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। इन्होंने 10 करोड़ रुपए, इनका जो ब्लैक मनी था, ट्रांसफर करे दुबई में वाया हवाला, दुबई में मिस्टर मीर अली को। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। जयेश मेहता जिन्होंने अपने 10 करोड़ रुपए, ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी मतलब जिस पर टैक्स नहीं दिया गया और जो बैंकिंग चैनल में कहीं नहीं है, कैश में इनके पास, जयेश मेहता ने 10 करोड़ रुपए ब्लैक मनी था, ट्रांसफर करा दुबई में हवाला के थ्रू। हवाला के थ्रू मतलब बिना बैंकिंग चैनल को यूज करे हुए, मिस्टर मीर अली दुबई में जो बैठते हैं उनको। देखिए किस तरह से ट्रांजैक्शन चली है। मिस्टर मीर अली ने क्या करा, एक ट्रस्ट बनाया दुबई में। भाई जयेश मेहता ने मीर अली को 10 करोड़ रुपए हवाला के थ्रू ट्रांसफर कर दिए। मीर अली ने दुबई में एक ट्रस्ट बनाया। मीर अली ने दुबई में एक ट्रस्ट बनाया।
और उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी किसे बनाया? जयेश मेहता को। बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट किसे बनाया? जयेश मेहता को। मतलब उस ट्रस्ट को बनाने के बाद उस ट्रस्ट का जो भी करता धरता था वो कौन था? जयेश मेहता। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मीर अली ने इस ट्रस्ट में 10 करोड़ रुपए एज अ डोनेशन जमा कराए। ये 10 करोड़ रुपए कौन से होंगे? जो जयेश मेहता ने मीर अली को वाया हवाला ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करवाए थे, उसी उस पैसों को मीर अली ने डोनेशन के तौर पे ट्रस्ट, दुबई में जो ट्रस्ट बनाया था उस पे 10 करोड़ रुपए एज अ डोनेशन दिखा दिया। अब ट्रस्ट के पास कितना फंड हो गया? 10 करोड़ रुपए। ठीक बात है। ट्रस्ट ने क्या काम करा? ट्रस्ट ने क्या काम करा? इस 10 करोड़ के बॉन्ड्स ले लिए। दुबई में किसी कंपनी के बॉन्ड ले लिए उन्होंने, अच्छी कंपनी के। ठीक बात है। ट्रस्ट ने क्या काम करा? इस 10 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए। अब जो भी बॉन्ड खरीद लें तो इस बॉन्ड का अल्टीमेटली बेनिफिशियरी, ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी वही ओनर होगा। और ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन है? जयेश मेहता। ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन है? जयेश मेहता। तो ट्रांजैक्शन समझ में आ रही है? जयेश मेहता ने बिना बैंकिंग चैनल का यूज करे अपने पैसों को दुबई पहुंचाया, वहां पर ट्रस्ट क्रिएट करवाया, डोनेशन दिलवाई, ट्रस्ट ने बॉन्ड खरीदे, ट्रस्ट का बेनिफिशियरी जयेश मेहता था, बॉन्ड का ओनर कौन हो गया? जयेश मेहता हो गया। अब उस बॉन्ड पे जब एप्रिसिएशन होगा या इंटरेस्ट मिलेगा, वो किसको मिल रहा होगा? दुबई में जयेश मेहता को। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर भी बैंकिंग चैनल यूज नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि जयेश मेहता ने इस तरह से कांड करा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट को सपना थोड़ा ना आएगा। गवर्नमेंट तभी पकड़ सकती है ना जब कोई ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल में कहीं फॉल हो रही हो। अब बैंकिंग चैनल में तो कैसे पकड़ में आए हैं? ये तो हवाला वाला पकड़ में आया, मीर अली पकड़ में आए, तो वो भी चीज नहीं हुई है। तो ऐसे केस में प्रोविजन ने क्या बोला? ऐसे केस में प्रोविजन ने क्या बोला? सेकंड वाला देखते हैं, पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि अ पर्सन, फोर्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1), अ पर्सन being a ordinary resident in India as per section 66 who is not required to furnish a return under section 139(1) and who during the previous year is a beneficiary of any asset including financial asset located outside India, beneficiary of any asset, beneficiary of any asset located outside India। अब हमारे वाले एग्जाम्पल में ये जो बॉन्ड हैं, ये असेट है, वहां पे किसी कंपनी का बॉन्ड ले रहा है, इसका बेनिफिशियरी ओनर कौन है? जयेश मेहता। तो जयेश मेहता बेनिफिशियरी हैं उस असेट के जो कि इंडिया से बाहर लोकेटेड है। क्या ये फोर्थ प्रोवाइजो में फॉल हो गया? क्या ये फोर्थ प्रोवाइजो में फॉल हो गया? जी हाँ, ये फोर्थ प्रोवाइजो में फॉल हो गया। लेकिन हो सकता है जयेश मेहता फिर भी रिटर्न फाइल ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने तो लॉ बना दिया कि भैया फोर्थ प्रोवाइजर के अकॉर्डिंग अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो या फिर बेनिफिशियरी हो किसी ऐसी एसेट के जो इंडिया से बाहर है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं हम तब भी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, तो हमने तो कह दिया कि अगर फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो इसके लिए तैयार रहना। अगर फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो इसके लिए तैयार रहना, और इसमें 10 लाख रुपए हर साल के भरने पड़ेंगे जितने साल रिटर्न फाइल नहीं करी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो, मत करो रिटर्न फाइल, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको निपट लेंगे। लेकिन इस प्रोवाइजो बनाने के बाद भी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि अपलोड लोग देखिए, रिटर्न फाइल करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई अपनी डिटेल शेयर करना नहीं चाहता है। रिटर्न फाइल करेंगे तो डिटेल शेयर करनी पड़ेगी, वही तो नहीं करना चाहता कोई।
तो इस वजह से फोर्थ प्रोवाइजो बनाया गया। ठीक है, शैल फर्निश ऑन और बिफोर ड्यू डेट a return of his income such form and verified in such manner as setting forth and such other particular act may be prescribed। ठीक है, ये फोर्थ प्रोवाइज फिफ्थ प्रोवाइजो भी पढ़ते हैं। लेकिन पहले बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी देख लेते हैं क्या होता है। बेनिफिशियल ओनर होता है एक इंडिविजुअल हु इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसिडरेशन फॉर द असेट फॉर द इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। हमारे वाले केस में क्या था, केतन पारिक था, उसने 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे थे एज एग्रीकल्चर लैंड के धर्मवीर की मदर को। उसने क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना पैसा फंड ट्रांसफर करा दिया। क्यों, ताकि वो दुबई में प्रॉपर्टी को एंजॉय कर पाए। तो प्रोवाइडेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसिडरेशन फॉर द असेट दुबई की प्रॉपर्टी फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सन। बेनिफिशियरी कौन होता है, वो इंडिविजुअल जो कि ड्राइव करता है बेनिफिट फ्रॉम द असेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द कंसिडरेशन फॉर सच असेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर पर्सन। अब हु ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द असेट, हमारे वाले केस में जयेश मेहता ने जो बॉन्ड लिए थे, एंड द कंसिडरेशन फॉर सच असेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर पर्सन। किसने प्रोवाइड कराई थी कंसिडरेशन, ट्रस्ट ने। कंसिडरेशन किसी और ने दी, आपको असेट मिल गई तो आप बेनिफिशियरी हो गए ना, अदर देन द सच बेनिफिशियरी। तो हमारे वाले केस में ट्रस्ट ने कंसिडरेशन प्रोवाइड कराई ताकि किसको बेनिफिट मिले, जयेश मेहता को। तो जयेश मेहता हमारा क्या हो गया, बेनिफिशियरी हो गया। जयेश मेहता हमारा क्या था, बेनिफिशियरी हो गया। और इस वाले केस में केतन पारिक क्या है, उस हाउस प्रॉपर्टी को उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई, वो प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकता है, तो वो बेनिफिशियल ओनर हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट है फिफ्थ प्रोवाइजो, इसको भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये बड़ा सिंपल ही है, कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है। फिफ्थ प्रोवाइजो क्या कहता है, देखिए फिफ्थ प्रोवाइजो क्या कहता है, एक थे मिस्टर चंडेला। इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने ट्रांसफर करे 10 करोड़ रुपए फ्रॉम इंडिया से टू सिंगापुर वाया बैंकिंग चैनल। और सिंगापुर में एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी इन द नेम ऑफ मिसेस चंडेला। ठीक है, मिस्टर चंडेला ने 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करे इंडिया से, कहां पर, सिंगापुर में, बैंकिंग चैनल के थ्रू। और सिंगापुर में एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी मिसेस चंडेला के नाम पर। अब देखिए, सिंगापुर में जो हाउस प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पे है, मिसेस चंडेला के नाम पे। लेकिन खरीदा किसने है, मिस्टर चंडेला ने, उन्होंने ही पैसा ट्रांसफर करा था। आपने सेक्शन 27 डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इस केस में डीम्ड ओनर कौन है हमारा, मिस्टर चंडेला, क्योंकि उन्होंने ही पैसा ट्रांसफर करा है। अगर मैं कहूं यहां पर बेनिफिशियल ओनर कौन है, प्रॉपर्टी एक्चुअली में किसने फंड ट्रांसफर करके खरीदी है, मिस्टर चंडेला ने, वही बेनिफिशियल ओनर है। लेकिन किसके नाम पर खरीदी गई है, तो इसका मतलब बेनिफिशियरी कौन है, मिसेस चंडेला। भाई इस वाले ट्रांजैक्शन में अगर देखा जाए तो मिस्टर चंदेला ने प्रॉपर सारी चीज़ें फुली करी है। भाई ये बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा ट्रांसफर करा है, सारा डिटेल वगैरह शेयर करी है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह ली है, सारी डिटेल उसकी भी शेयर करी है। और डीम्ड ओनर हमारे सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग मिस्टर चंडेला होंगे। बेनिफिशियल ओनर कौन होगा,
बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल वो है जो 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 अल्टीमेटली जिसका बेनिफिट है। प्रॉपर्टी मिस्टर चंदेला ने अपनी वाइफ के नाम ली, लेकिन अल्टीमेटली उससे इनकम कहाँ क्लब होगी? मिस्टर चंदेला में होगी। सेक्शन 27 डीम्ड ओनर भी यही कहता है। बेनिफिशियरी कौन है? मिसेस चंदेला है, बेनिफिशियरी है, सिर्फ उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उसको वैसे भी यूज कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली मिस्टर चंदेला का ही इसमें सारा पैसा लगा हुआ है। तो यहां पर कहता है, प्रोविजन कहता है कि अगर जो बेनिफिशियल ओनर है, अगर बेनिफिशियल ओनर, अगर जो बेनिफिशियल ओनर है, अगर ये अपनी रिटर्न फाइल करता है, जो बेनिफिशियल ओनर है अगर वो अपनी रिटर्न फाइल कर देता है ऐसी एसेट के लिए जो कि इंडिया से बाहर है, तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। जरा एक बार प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं, उसके बाद और डिटेल में बताता हूं। फिफ्थ प्रोवाइजो क्या कहता है? कहते हैं कि हाउएवर इन केस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ बेनिफिशियरी मिसेस चंदेला of any asset located outside India, the return of income shall not be necessary in case where income, if any, arising from such asset is includable in the income of the person referred to clause A above, मतलब beneficial owner। अब सिंगापुर की हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी, इस प्रॉपर्टी से, देखिए इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो क्लब कहां हो जाएगी? मिस्टर चंदेला के हाथ में, क्योंकि डीम्ड ओनर तो मिस्टर चंदेला ही है। क्लबिंग प्रोविजन कहता है कि भैया मिस्टर चंदेला के हाथ में ही इनकम क्लब हो जाएगी। जब मिस्टर चंदेला के हाथ में क्लब हो जाएगी तो उसका मतलब मिस्टर चंदेला को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो मिसेस चंदेला अगर रिटर्न फाइल नहीं भी करे, क्योंकि इस, देखिए इस वाली इनकम की हम बात कर रहे हैं, अगर मिसेस चंदेला की और कोई इनकम है तो उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन हम मान के चलें मिसेस चंदेला की और कोई इनकम नहीं है, बस हाउस प्रॉपर्टी से मान लीजिए साल में 5 लाख रुपए आते हैं, कन्वर्ट करने के बाद साल में 5 लाख रुपए इस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। अब ये इनकम क्लब हो जाएगी मिस्टर चंदेला में, क्योंकि क्लबिंग प्रोविजन हमारे सेक्शन 27 का यही कहता है, डीम ओनर मिस्टर चंदेला माने जाएंगे। जब मिस्टर चंदेला ने उस इनकम पर टैक्स दे रहे हैं, उनकी इनकम में क्लब हो गई, वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो सेम इनकम के लिए क्या मिसेस चंदेला के लिए रिटर्न फाइल करानी जरूरी है? सेम इनकम के लिए, अगर मिसेस चंदेला की कोई और इनकम है तो बात अलग है, लेकिन सेम इनकम के लिए क्या मिसेस चंदेला को भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो यहां पर जो फिफ्थ प्रोवाइजो है वो देखिए यही बात बोल रहा है। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, इन केस ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ बेनिफिशियरी, मतलब मिसेस चंदेला, of any asset located outside India, return of income shall not be necessary in a case where income, if any, arising from such asset, हमारे केस में 5 लाख रुपए आ रहे थे उस घर से, is includable in the income of the person referred to, मतलब मिस्टर चंदेला, बेनिफिशियल अबव, मतलब मिसेस चंदेला को फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है एज पर फिफ्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1). ठीक है, तो इस तरह से जेटली साहब फोर्थ प्रोवाइजो और फिफ्थ प्रोवाइजो को लेकर आए। तो ये आपका फोर्थ और फिफ्थ प्रोवाइजो भी होता है कंप्लीट। अब हमारा जो लास्ट पोर्शन बचा है वो है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। अभी तक हमने देर से बात करे कि भैया रिटर्न फाइल करनी चाहिए, रिटर्न फाइल करनी चाहिए, लेकिन कब फाइल करनी चाहिए ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो छोटा सा पॉइंट ये है, इसको भी हम जरा कवर करते हैं नेक्स्ट क्लास में।